नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 3 क्लास 9th का पढ़ते हैं, जिसमें आज नात्सीवाद और हिटलर का उदय के बारे में हम जानेंगे कि हिटलर एक सेना का एक अफसर होते हुए किस तरह से उसने जर्मनी को अपने कब्जे में लिया और उस पर तानाशाही किस तरह से हो गया, और जानेंगे कि उसने यहूदियों और विकलांगों को किस तरह से जर्मनी से बाहर निकाला और उन पर किस तरह की यातनाएं ढाई। इसके बारे में आज हम जानेंगे कि नात्सीवाद और हिटलर का उदय किस तरह हुआ। आइए जानते हैं इस पाठ के बारे में। और में हेमलुट नामक 11 वर्षीय जर्मन लड़का, एक लड़के का नाम था। ये बस समझाया गया कि वहाँ की स्थिति क्या थी, इस बारे में ये यहाँ पे कुछ बताया जा रहा है। तो हेलमुट नामक 11 वर्षीय जर्मन लड़का बिस्तर में लेटे हुए कुछ सोच रहा था, तभी उसे अपने माता पिता की दबी दबी सी आवाज़ें सुनाई दी। हेलमुट कान लगाकर उनकी बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। वे गंभीर स्वर में किसी मुद्दे पर बहस कर रहे थे। कौन? हेलमुट के माता पिता। हेलमुट के पिता एक जाने माने चिकित्सक थे। उस वक्त वे अपनी पत्नी से इस बारे में बात कर रहे थे कि क्या उन्हें पूरे परिवार को ख़त्म कर देना चाहिए या अकेले आत्महत्या कर लेनी चाहिए। यानी हेलमुट के जो पिता थे वो कह रहे थे कि या तो मैं खुद आत्महत्या कर लूँ या पूरे परिवार को समाप्त कर दूँ। तो ऐसा क्यों कह रहे थे, आगे देखते हैं। उन्हें अपना भविष्य सुरक्षित दिखाई नहीं दे रहा था। वे घबराहट भरे स्वर में कह रहे थे, अब मित्र राष्ट्र भी हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसे हमने अपाहिजों और यहूदियों के साथ किया था। दरअसल कहानी ये थी कि हिटलर जो था, इसने यहूदियों को जर्मनी से निकाल के बाहर कर दिया था और उन पर यातनाएं ढाई थी। लाखों यहूदियों को मतलब मारा था। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे, इसमें जानेंगे। तो जो हिटलर के समर्थक थे वे खुद को बहुत ही जब चूंकि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंत की कहानी है, जब सारे मित्र राष्ट्रों ने हमला कर दिया था जर्मन के ऊपर, तो जो हिटलर के समर्थक थे वो भी उनको भी मारा गया था। तो ये उन्हीं में से इनके पिता जो हेलमुट हैं यहाँ पर, इनके पिता भी हिटलर के समर्थक थे, इसलिए भयभीत हैं। ठीक है, वो समझाया गया यहाँ पे। तो वही कहा गया कि अब मित्र राष्ट्र भी हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा हमने अपाहिजों और यहूदियों के साथ किया था। अगले दिन वे हेलमुट को लेकर बाग में घूमने गए। यह आखिरी मौका था जब हेलमुट अपने पिता के साथ बाग में गया। दोनों ने बच्चों के पुराने गीत गाए और खूब सारा वक्त खेलने कूदने में बिताया। कुछ समय बाद हेलमुट के पिता ने अपने दफ्तर में खुद को गोली मार ली, यानी आत्महत्या कर ली। हेलमुट की यादों में वह क्षण अभी भी जिंदा है जब उसके पिता की खून से सनी वर्दी को घर के अलाव में ही जला दिया गया था। हेलमुट ने जो कुछ सुना था और जो कुछ हुआ उससे उसके दिलो दिमाग पर इतना गहरा सदमा पहुंचा कि अगले 9 साल तक वह घर में एक और भी नहीं खा पाया। घर मतलब बाहर खाता था, घर में नहीं खाता था। उसे यही डर सताता रहा कि कहीं उसकी माँ उसे जहर ना दे दे। ठीक है, इतनी नफरत हो गई थी। यह टोपी लिए खड़े हैं हिटलर, ओवरकोट पहने हुए। ये चित्र है 1932 का। और इनके बगल में खड़े हैं ग्योबल्स, सरकारी बैठक से बाहर निकलते हुए। ये असली चित्र है, तो चित्र भी आप देखते रहिए। हेलमुट को शायद समझ में न आया हो, लेकिन हकीकत यह है कि उसके पिता नाज़ी थे, यानी नाजीवाद के समर्थक थे। वे एडोल्फ हिटलर के, हिटलर का पूरा नाम है एडोल्फ हिटलर, के कट्टर समर्थक थे। आप में से कई बच्चे नाज़ियों और उनके नेता हिटलर के बारे में जानते होंगे। आपको शायद पता होगा कि हिटलर जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने को कटिबद्ध था। तो हिटलर जो था, आपको थोड़ा सा बता दें, 1929 में एक ग्रेट डिप्रेशन फैला था पूरी दुनिया भर में। 1929 में आर्थिक महामंदी कह सकते हो, जो पूरी दुनिया में फैला था। तो जो दुनिया भर के जिन्होंने लोन्स दे रखे थे, लोन जर्मनी को, जैसे अमेरिका ने दे रखा था, तो उसने कहा कि मेरे लोन्स वापस करो। ठीक है, एक तो वो वजह थी। दूसरी वजह ये थी कि एक वर्साई की संधि, वर्साई की संधि जो आप पढ़ेंगे पूरा इसी विश्व इतिहास में ही। तो वर्साई की संधि, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था तो जर्मनी के ऊपर लाद दी गई थी, तो उससे खफा थे जर्मन्स लोग। और इसी से निकलकर हिटलर ने आगे चल के कहा कि नहीं, हम पूरा यूरोप पे कब्जा कर लेंगे और
शासन करेंगे। ठीक है, तो जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश तो बनाना ही चाहता था, इसके अलावा वो यूरोप को भी पूरा कब्जा करना चाहता था, हिटलर। ठीक है, तो वह पूरे यूरोप को जीत लेना चाहता था। आपने यह भी सुना होगा कि उसने यहूदियों को मरवाया था। लेकिन नाज़ीवाद सिर्फ इन इक्का दुक्का घटनाओं का नाम नहीं है, यह दुनिया और राजनीति के बारे में एक संपूर्ण व्यवस्था, विचारों की एक पूरी संरचना का नाम है। आइए समझने की कोशिश करें कि नाज़ीवाद का मतलब क्या था। इस सिलसिले में सबसे पहले हम यह देखेंगे कि हेलमुट के पिता ने आत्महत्या क्यों की थी, वे किस चीज़ से डर गए थे, तो ये जानेंगे। मई 1945 में, देखो सन आप याद रखें कि कब की घटना है। मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया। देखो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो एक तरफ थे धुरी राष्ट्र, एक तरफ थे मित्र राष्ट्र और दूसरी तरफ थे धुरी राष्ट्र। एक तरफ थे एलाइड पावर्स और दूसरी तरफ सेंट्रल पावर्स थे। तो जो मित्र राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्रों में जैसे अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये सब मित्र राष्ट्रों की तरफ थे। धुरी राष्ट्रों की तरफ जो थे उसमें जर्मनी हो गया, जापान हो गया, इटली हो गया, ये सारे देश थे धुरी राष्ट्रों में। तो मित्र राष्ट्रों ने जब हमला कर दिया तो धुरी राष्ट्रों ने समर्पण कर दिया, जिनका मुखिया था जर्मनी, कह सकते हो नेतृत्व कर रहा था। तो जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंत में। हिटलर को अंदाजा हो चुका था कि अब उसकी लड़ाई का क्या हश्र होने वाला है, इसलिए हिटलर और उसके प्रचार मंत्री गोबल्स, जिनका चित्र ऊपर देखा हमने, ने बर्लिन में एक बंकर, बर्लिन जर्मनी की राजधानी है, में एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में ही आत्महत्या कर ली थी। किसने? हिटलर और उसके मंत्री ने। युद्ध खत्म होने के बाद न्यूरेमबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई। इस अदालत को शांति के विरुद्ध किए गए अपराधों, मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों और युद्ध अपराधों के लिए नाज़ी युद्धबंदियों पर मुकदमा चलाने का जिम्मा सौंपा गया। ठीक है, आगे बढ़ें इससे पहले ये देख लें कि यहाँ पे नए शब्द के बारे में क्या है। मित्र राष्ट्र, तो मित्र राष्ट्रों के का मतलब वो है, मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व शुरू में ब्रिटेन और फ्रांस के हाथों में था, क्योंकि तब तक अमेरिका कूदा नहीं था विश्व युद्ध में। अमेरिका कब कूदा था? जब पर्ल हार्बर में जापान ने हमला कर दिया था और उसका बदला लेने के लिए अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे जापान के ऊपर, 2, हिरोशिमा और नागासाकी में, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को। ये पता होगा आपको। ठीक है, मतलब पर्ल हार्बर की जो घटना हुई थी उसके बाद अमेरिका कूदा था विश्व युद्ध में। तो मित्र राष्ट्र का मतलब, मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व तो शुरू में तो ब्रिटेन और फ्रांस कर रहे थे। 1941 में सोवियत संघ और अमेरिका भी इस गठबंधन में शामिल हो गए, यानी मित्र राष्ट्रों में। उन्होंने धुरी शक्तियों, जिसमें थे जर्मनी, इटली और जापान, को मिलकर सामना किया। धुरी मतलब मित्र राष्ट्र थे, इन्होंने धुरी राष्ट्रों का सामना किया था, से लड़ाई लड़ी थी। यानी एक तरफ थे अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश, और दूसरी तरफ थे जर्मनी, इटली और जापान जैसे देश। तो युद्ध के दौरान जर्मनी के व्यवहार, खास तौर से इंसानियत के खिलाफ किए गए उनके अपराधों की वजह से कई गंभीर नैतिक सवाल खड़े हुए और उसके कृत्यों की दुनिया भर में निंदा की गई। ये कृत्य क्या थे? बहुत बुरे कृत्य थे, देखते हैं इस चैप्टर में। नात्सी शब्द जर्मन भाषा के शब्द नात्सियोनाल के प्रारंभिक अक्षरों को लेकर बनाया गया है। नात्सियोनाल शब्द हिटलर की पार्टी के नाम का पहला अक्षर था, इसलिए इस पार्टी के लोगों को नात्सी कहा जाता था। ठीक है जी, चलिए अब जानते हैं। दूसरे युद्ध के साय में जर्मनी ने जनसंहार शुरू कर दिया, जिसके तहत यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारा जाने लगा। किसको? यहूदियों को मारा जाने लगा था। इस युद्ध में मारे गए लोगों में 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी और 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे। ठीक है, सिर्फ यहूदियों को ही नहीं बल्कि इन्हें जिप्सी को और पोलैंड के नागरिक थे उनको भी मारा था। साथ ही मानसिक व शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए 70,000 जर्मन नागरिक भी मार डाले गए। इनके अलावा न जाने कितने ही राजनीतिक विरोधियों को भी मौत की नींद सुला दिया गया था। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मारने के लिए ऑशविट्स जैसे कत्ल खाने बनाए गए। ठीक है, कत्ल खाने का नाम था ऑशविट्स।
गए जहां जहरीली गैस से हजारों लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया गया जाता था। न्यूरेमबर्ग अदालत ने केवल 11 मुख्य नात्सियों को ही मौत की सजा दी थी। बाकी आरोपियों में से बहुतों को उम्र कैद की सजा सुनाई। सजा तो मिली, लेकिन नात्सियों को जो सजा दी गई वह उनकी बर्बरता और उनके जुल्मों के मुकाबले बहुत छोटी थी। असल में मित्र राष्ट्र पराजित जर्मनी पर इस बार वैसा कठोर दंड नहीं थोपना चाहते थे जिस तरह का दंड पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपा गया था। ठीक है, मतलब मित्र राष्ट्रों ने जब जर्मनी को पराजित कर दिया तो वो उन्हें ऐसा दंड नहीं देना चाहते थे जो पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को दिया गया था। तो भैया पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को क्या, वर्साई की संधि लगाई गई थी, इनके ऊपर एक संधि हुई थी जिसके तहत बहुत सारे इनके ऊपर एलिगेशन लगा दिए गए थे, प्रतिबंध लगा दिए गए थे कि भाई जर्मनी किसी दूसरे देश पे हमला नहीं करेगा, जर्मनी की सेना 1 लाख सैनिक से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, ऐसे ही इनके ऊपर ये दंड दिया गया था, समझ लो जर्मनी को। ठीक है, तो इस बार इन्होंने सोचा कि अब इस तरीके के दंड नहीं देंगे जैसे पहले विश्व युद्ध के बाद दिए थे। बहुत सारे लोगों का मानना था कि पहले विश्व युद्ध के आखिर में जर्मनी के लोग जिस तरह के अनुभव से गुजरे उसने भी नाज़ी जर्मनी के उदय में योगदान दिया था। यह अनुभव क्या था, तो देखते हैं भैया क्या अनुभव था ये। वाइमर गणराज्य का जन्म। ठीक है, पहला टॉपिक है इस चैप्टर का, यानी वाइमर रिपब्लिक कैसे बना। 20वीं ये जर्मनी का ही है, पूरा है ये चैप्टर जर्मनी के बारे में ही है। ठीक है, तो जर्मनी में कैसे वाइमर रिपब्लिक बना उसके बारे में जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में, 20वीं शताब्दी की बात करोगे तो समझ लो 1900 के बाद जो होगा वो 20वीं शताब्दी, यानी 1901 को क्या कहोगे, 20वीं शताब्दी का प्रारंभ। ठीक है, तो जब भी 20वीं शताब्दी की बात हो 1901, जैसे इस समय 2020 में मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कौन सी शताब्दी चल रही है, 21वीं शताब्दी चल रही है भैया। ठीक है, कंफ्यूज मत होना इतिहास में ऐसी तारीखों के बारे में। तो 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। उसने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों, जिनमें कि इंग्लैंड, फ्रांस और रूस थे, के खिलाफ पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक लड़ा था। दुनिया की सभी बड़ी शक्तियां, अच्छा एक चीज़ आप ध्यान से देखिए, खैर अभी यहाँ पर नहीं, आगे बताएंगे। दुनिया की सभी बड़ी शक्तियां यह सोचकर इस युद्ध में कूद पड़ी थी कि उन्हें जल्दी ही विजय मिल जाएगी। सभी को किसी न किसी फ़ायदे की उम्मीद थी। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि यह युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा, यानी 4 साल तक लड़ा गया था और पूरे यूरोप को आर्थिक दृष्टि से निचोड़ कर रख देगा। फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत में सफलताएं हासिल की, लेकिन 1917 में जब अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया तो इस खेमे को काफ़ी ताकत मिली और आखिरकार नवंबर 1918 में उन्होंने केंद्रीय शक्तियों को, यानी सेंट्रल पावर्स को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। किसने, मित्र राष्ट्रों ने। तो भैया मित्र राष्ट्रों की एक लिस्ट बना लेना एक तरफ कि कौन कौन से थे, ये समझ लेना आप। आगे है साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय और सम्राट के पदत्याग ने वहाँ की संसदीय पार्टियों को जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को एक नए सांचे में ढालने का अच्छा मौका उपलब्ध कराया। इसी सिलसिले में वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई और संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। नई व्यवस्था में जर्मन संसद, यानी राइक्सटाग ये वहाँ की संसद का नाम है। जैसे हमारे भारत में संसद है ना, जिसके 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वैसे ही वहाँ की संसद को राइक्सटाग कहा जाता है, के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा। प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए औरतें सहित सभी वयस्क नागरिकों को समान और सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया गया कि हर कोई वोट डालेगा। लेकिन यह नया गणराज्य खुद जर्मनी के ही बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रहा था। इसकी एक वजह तो यही थी कि पहले विश्व युद्ध में जर्मनी, अभी मैप देखेंगे, पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के बाद विजयी देशों ने उस पर बहुत कठोर शर्तें थोप दी थी। ठीक है, तो ज़रा मैप देख लें फिर आगे बढ़ें। ये है जर्मनी का चित्र और इसकी स्थिति आप देखोगे, यूरोप का एक देश है ये, और इसके पूर्व में यहाँ पर ये पोलैंड स्थित है, पूर्वी प्रशा जर्मनी का भाग है। ये जर्मनी 1914 का चित्र है। ठीक है, ये जो
आप बैंगनी कलर देख रहे हो, लीग ऑफ नेशंस के नियंत्रण वाली ज़मीन